के 6 बज रहे हैं। महाभारत की इस बहस में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। दिग्विजय सिंह के एक बयान को लेकर कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो चौतरफा हो चुकी हैं। दिग्विजय सिंह को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। क्यों है चुप कांग्रेस आलाकमान? क्यों चुप है सोनिया गांधी, राहुल गांधी? जबकि बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि यह सबूत है कांग्रेस के एंटी नेशनल क्लब हाउस में होने का। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे महाभारत की बहस। दिग्विजय के बयान को कांग्रेस का समर्थन। दिग्विजय पर सन्नाटे में क्यों है कांग्रेस? क्या 370 की वापसी चाहती है कांग्रेस? Therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. इस बयान के 24 घंटे बीतने के बाद भी कांग्रेस आलाकमान चुप है। खारिज करना तो दूर की बात, ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया हो। पल पल में ट्वीट करने वाले राहुल गांधी दिग्विजय सिंह पर कुछ नहीं बोले। इस दौरान उन्होंने दूसरे मुद्दों पर तो ट्वीट किए, लेकिन दिग्गी पर लिखने में शायद ही शब्द कम पड़ गए। इस बीच कांग्रेस के दूसरे कुछ नेताओं ने कश्मीर पर अपनी मानसिकता जाहिर कर दी। तारिक अनवर ने दिग्विजय के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस 2019 के स्टैंड पर कायम है। मोदी सरकार ने 370 के हटाने का जो फैसला लिया था, जो प्रक्रिया अपनाई थी, उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। विजय सिंह जी का जो बयान है वो ये है, विड्रॉ करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाए। कांग्रेस का जो स्टैंड है, जो 2019 में था, वो आज भी है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं के समर्थन और आलाकमान की चुप्पी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठा दिए और पूछा कि 24 घंटे बाद भी चुप्पी क्यों है। अब एक दिन से ज्यादा हो गया है जब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व धारा 370 के बारे में अपने रुख पर एक विशिष्ट चुप्पी बनाए हुए है। क्या कांग्रेस धारा 370 की बहाली चाहती है? जैसा कि दिग्विजय सिंह ने संकेत दिए, मौन का समय समाप्त हो गया है, कृपया अपना रुख स्पष्ट करें। कश्मीर पर कांग्रेस की सोच को गुपकार गैंग का भी समर्थन मिल गया। फारूक अब्दुल्ला ने बिना देरी दिग्विजय सिंह का शुक्रिया अदा कर दिया। And I'm very grateful to Digvijay Singh ji. He has realized the sentiments of the people. बीजेपी ने कश्मीर को आतंकवाद की गर्त में धकेलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस बयान से कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। जिस तरह से आतंक वहाँ बढ़ा, कई दशकों से जो आतंक वहाँ बढ़ा, और जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की दखलंदाजी कश्मीर में रही, वो पूरा दोष कांग्रेस का है, उनकी नीति का है। ये दिग्विजय सिंह हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हों, इनके लिंक, इनके तार कहीं ना कहीं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से जुड़े हैं। दिग्विजय सिंह जिस चैट में 370 पर बोल रहे थे, उसमें पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े हुए थे और दिग्विजय पाकिस्तान के एजेंडे को ही आगे बढ़ाने लगे। और अब इस बात पर कांग्रेस आलाकमान में सन्नाटा छा गया, जो मौन सहमति जैसा संकेत दे रहा है। क्या कांग्रेस और गुपकार गैंग को जम्मू कश्मीर में अमन चैन रास नहीं आ रहा? आखिर क्यों कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है? कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयान पर कब माफी मांगेगी? कांग्रेस में दिग्विजय के बयान के धीमे स्वर जाहिर नहीं कर रहे कि दिग्विजय के साथ खड़ी है कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस आलाकमान कश्मीर में 370 की बहाली चाहता है? आज इसी पर करेंगे महाभारत की बहस। और महाभारत में हम आज सवाल पूछेंगे, दिग्गी के बयान पर कांग्रेस को क्या सांप सूंघ गया है? क्यों अब तक चुप है कांग्रेस आलाकमान?
दूसरा सवाल मैं पूछूंगी, महाभारत में 24 घंटे बाद भी सोनिया राहुल गांधी की चुप्पी है, क्यों आखिर कुछ नहीं बोला जा रहा दिग्विजय सिंह के बयान पर, आखिर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया जा रहा? तीसरा सवाल, क्या 370 की वापसी चाहती है कांग्रेस? अपनी विचारधारा को एक बार फिर स्पष्ट करे, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इस पूरे विवाद को हवा दे दी है, आग लगा दी है। तो महाभारत की इस बहस में आज हम ये सवाल पूछेंगे, लेकिन जल्दी से मैं आपको बता देती हूं कि दिग्विजय सिंह ने कहा क्या है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराती हूं जो आज हमारे साथ बहस में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़ेंगे, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ याना मीर जी जुड़ेंगे, कश्मीरी एक्टिविस्ट। मेरे साथ अजय अरोड़ा साहब जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ इरफा जान साहब जुड़ेंगे, आप कॉलमिस्ट हैं, आप उनके लेख पढ़ते रहते हैं। मोहम्मद आकिब रेंजू शाह, यूथ लीडर हैं जम्मू कश्मीर से। मैं हम सभी के पास आऊंगे, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत महाभारत की बहस में। लेकिन पहले मैं बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने विवादित बोलते हुए एक क्लब हाउस की चैट में क्या कुछ कहा है। पॉइंटर्स वाइज बताती हूँ। कश्मीर से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब से 370 हटा है तब से कश्मीर में लोकतंत्र खत्म हुआ, ये पहली बात। कश्मीर में मानवता नहीं बची है, यानी इंसानियत नहीं बची है, ये मानते हैं दिग्विजय सिंह। तीसरी बात, सबको सरकार ने जेल में डाल दिया है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। जो कश्मीर का आम युवा आवाम जो है वो खुश है, लेकिन दिग्विजय सिंह को लगता है सब जेल में है। पूर्ण राज्य का दर्जा छीना गया है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। जबकि उनको ये रास नहीं आ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है जम्मू कश्मीर दिग्विजय सिंह को, और ये बड़ी बातें हैं। निराशाजनक फैसला सरकार का, और ये वहां दिग्विजय सिंह चैट करते हैं। सबसे पहले अजय अरोड़ा, मैं आपके पास आऊंगी। ये दिग्विजय सिंह वहां पर चैट करते हैं जहां पर पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़े होते हैं। पाकिस्तान का एजेंडा फैलाया जा रहा है। और जो राहुल गांधी, मैं एक ट्वीट दिखाती हूं दर्शकों को। राहुल गांधी ने 7 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या किया ये देखिए। आज भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है, ये ट्वीट है राहुल गांधी का। खुद के नेता, खुद का घर डूब रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्वीट ऐसा किया जाता है। झूठ और जुमलेबाजी का खुफिया मंत्रालय कौन सा है, ये ऐसा करके राहुल गांधी ट्वीट करते हैं 7 घंटे पहले। तो अजय अरोड़ा, सवाल ये है कि सब चीजों का टाइम है कांग्रेस आला कमान के पास, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उस पर स्पष्टीकरण देने का टाइम नहीं है, क्यों? निधि जी, 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो रेजोल्यूशन पास किया था वही हमारा स्टैंड है। तो हमारा तो अनुरोध है देश के सभी नेताओं से कि जो 6 अगस्त 2019 का स्टैंड है उसे देखें, वो हमारा स्टैंड है। और जहां तक निधि जी आपने दिग्विजय सिंह की बात की, उन्होंने किस तरह से पेश किया, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये आपको समझना होगा। हम तो ये कहते हैं कि आप हमारा स्टैंड देखिए कि स्टैंड क्या है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, बजाय हम दिग्विजय सिंह की बात को करें, उस पर फोकस कीजिए। अगस्त 2019 को क्या स्टैंड है, बता दीजिए क्या स्टैंड है, बताइए ना, खोल के बताइए ना, क्योंकि कांग्रेस आला कमान तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तो कम से कम स्पष्टीकरण तो दीजिए। क्यों ऐसी बात करते हैं दिग्विजय सिंह, हैंड इन ग्लव विद पाकिस्तान? देश के साथ है पहली निधि जी, हम देश के साथ हैं। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरह नहीं है कि बिना प्रोटोकॉल हवाई जहाज से उड़ के नवाज शरीफ के घर पे पहुंच गए। हम उनकी तरह नहीं है। उनका जो पाकिस्तान का प्रेम है, प्रधानमंत्री जानते हैं इस बात को, किस प्रकार से नवाज शरीफ के घर पे गए थे वो, बिना प्रोटोकॉल के, बिना बताए। इसका जवाब मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब देंगे। जाके कि पाकिस्तानी आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, आप क्लब हाउस की चैट में पाकिस्तानी पत्रकार होते हैं और वहां पर कहते हैं कि 370 बहाल होना चाहिए। आपको जो देश की नीतियां हैं वो रास नहीं आती, और विचार करने की बात क्यों कह रहे हैं? विचार भी क्यों करना? आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी आवाम को। निधि जी, जनरल जीडी बख्शी साहब जवाब देंगे। जनरल जीडी बख्शी साहब, एक मिनट रुक जाइए। जी जीडी बख्शी साहब। अरे साहब, अब ये और भी लोग हैं। थैंक यू। देखिए निधि जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शायद सबसे सशक्त फैसला भारतवर्ष की सरकार ने लिया है लंबे समय में, वो था 370 को हटाने का, 35A को कचड़े में, डब्बे में डालने का, कश्मीर को बाइफरकेट करने का,
यूनियन टेरिटरीज बनाने का। इससे वहां पे खुशहाली आई है, वहां पे गुड एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जो लूट पाट, जो करप्शन की जो हद वहां पार हो रही थी वो कंट्रोल में आई है। सबसे अच्छी बात है वहां पत्थरबाजी बंद हुई है, टेररिज्म बहुत कम हो गई है और वहां पे हर सरकारी बिल्डिंग पे तिरंगा झंडा फहरा रहा है। अगर ये चीज आपको रास नहीं आ रही तो आप बड़े अजीब किस्म के इंसान हैं। हो सकता है आपको डाउट्स हुए हो महबूबा मुफ्ती की गीदड़ भपकी सुन के कि आग लग जाएगी जम्मू कश्मीर में, भारत की अर्थी को कंधा देने का, सहारा देने का कोई बंदा नहीं मिलेगा। सब बकवास, सब बकवास, सब बकवास। गठबंधन था, बकवास नहीं, गठबंधन था पहले भारतीय जनता पार्टी का। रॉयट एक्ट कर दिया पाकिस्तान को, चीन को। इनका गठबंधन था। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या मैं आपके बीच में बोला था? गठबंधन था। क्या मैं आपके बीच में बोला था? आपका नाम बख्शी है? नहीं बख्शी जी, मैंने उत्तर दिया। आप अपने टाइम में बोलिए। एक एंकर है यहाँ पे डिबेट कंडक्ट करा रही है। जी बख्शी, बख्शी साहब जैसा कि इशारा कर रहे हैं, देखिए अजय जो अरोड़ा जी, बख्शी साहब इशारा इस बात पर कर रहे हैं कि 370 हटने के बाद वहां पर आतंक पर कैसा बड़ा प्रहार हुआ है। क्योंकि अगर दिग्विजय सरीखे नेता अगर ऐसा बयान देते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए हेडलाइंस बनता है। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूँ अजय अरोड़ा साहब, आप जरूर निगाह डालिए कि आतंक का पर जो प्रहार हुआ है 370 हटने के बाद 2019 5 अगस्त जब ये फैसला केंद्र सरकार ने दिया, तो उसके बाद देखिए आतंक पर कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। साल 2019 आतंकी घटनाएं 594 थी, 370 हटने के बाद आतंक की कमर कैसे टूटी है। साल 2020 अगले साल आतंकी घटनाएं 244 पर हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर साल 2021 में हम आए तो उसके बाद 2019 और 2000 हिंसक घटनाएं अगर 2019 की बात करें तो 188 भी थी 370 के समय। और अगर साल 2020 की बात कीजिए तो 15 जुलाई का यह आंकड़ा है 120। हिंसक घटनाएं भी घटी हैं, आतंकी घटनाएं भी घटी हैं। तो अजय अरोड़ा, मैं प्रेम शुक्ला को शामिल करना चाहूंगी डिबेट में। प्रेम शुक्ला साहब, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं इस क्लब हाउस डिबेट में, इस क्लब हाउस चैट में कि कश्मीरियत जो है, इंसानियत खत्म हो गई है, दूसरी तरफ मानवता खत्म हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोगों को जेल में डाला जा रहा है। जवाब दीजिए इसका कि कांग्रेस के आला कमान तो चुप है, अब तक कुछ नहीं बोले। ये दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के गुरु हैं, इसलिए गुरु की बातों के विरुद्ध कांग्रेस कुछ बोलेगी ऐसा लगता नहीं है। दूसरी बात जो प्रमुख है, आप कृपा करके बताइए क्या आतंकवाद को लोकतंत्र समझते हैं दिग्विजय सिंह? क्या वहां हर जुमे के दिन मस्जिदों से जो इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराए जाते थे, क्या वह मानवता थी? वहां पर अयूब पंडित नामक पुलिस अधिकारी को मस्जिद में खींचकर मॉब लिंचिंग की जाती थी, इसको मानवता समझ रहे हैं? वहां पर औरंगजेब अगर अपने घर जो है, औरंगजेब नाम का हमारा बहादुर अधिकारी अपने घर जाता था और उसके घर जाकर निहत्थे औरंगजेब की हत्या की जाती थी, इसको इंसानियत समझ रहे हैं दिग्विजय सिंह? तो जिस तरह से खून खराबा करने वाली शैतानी शक्तियों के खिलाफ जो कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता थी वो जम्मू एवं कश्मीर में की गई। अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के कारण इरफा जान साहब कह रही हैं, इरफा जान जी कुछ कह रही हैं, आरक्षण का अधिकार मिला। वहां पर बहुत सारे वहां पर जो है सफाई कर्मचारियों को आपने दशकों से मूलभूत मौलिक अधिकार नहीं दिए थे, उनको मौलिक अधिकार दिए। जिनको आपने अधिकारों से वंचित किया था उनको लोकतांत्रिक नागरिक अधिकार देने का सत्कार जो है वो अनुच्छेद 370 में संशोधन के कारण हुआ है। इरफा जान जी, मानवता विरोधी लोग हैं। इरफा जान जी, मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक प्रेम शुक्ला जी आपने कहा कर सकते हैं, ठीक। इरफा, आपको नहीं लगता कि इस तरह दिग्विजय सिंह का बयान अलगाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है उन कश्मीरी युवाओं को जो देश के साथ है, देश की आबोहवा के साथ है, अमन चैन चाहते हैं, उन पर लगातार इस तरह बयानबाजी करके दबाव डाला जाता है? क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या आप कश्मीरी युवा के तौर पर समझते नहीं है? मैं आपसे भी सवाल करूंगी और मोहम्मद आकिब रेंजू शाह, आप भी स्क्रीन पर रहिए, आप भी जवाब देंगे। जी इरफा, अब बताइए। मैं दो चीज कहूंगी। जब 370 से 370 आर्टिकल नहीं था, ये भारत के संविधान का आर्टिकल 370 था और इसके आर्किटेक्ट जो थे, जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
मुझे कभी कभी खुशी होती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आज हमारे बीच, जिन्होंने 370 लिखा था, वो हमारे बीच नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको भी पाकिस्तानी बोलती और उनसे भी नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट लेती। अब आपकी सवाल पे आती हूँ। आपने सवाल किया कि कश्मीर के युवाओं का क्या। कश्मीर में 370 हटने के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आप आंकड़े देख लीजिए। नहीं, ऐसे डिबेट ऐतिहासिक झूठ बोलते हैं लोग। आप ये बोलने नहीं दे रहे, आप आंकड़े देख लीजिए मैडम। ये कोई मूर्ख ही कह सकता है, जाहिल ही कह सकता है, ये जहालत है। मैं बोल सकती हूँ मैम प्लीज? जी, आप आंकड़े देख लीजिए। कश्मीर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर के युवा से उसका रोजगार छीना गया है जब 370 छीना। जहां तक दहशतगर्दी की बात आती है, आकाश मेहरा को किसने मारा? वो तो कल मरे। कल सुरक्षा 5 हमारे 2 सुरक्षा बल, पूछिएगा कल हमारे 2 सुरक्षा कर्मी शोपियान में मरे। रोजगार कैसे छिन गया? आप बेरोजगार हो गई, बताइए। आतंकवादी बेरोजगार हो गए, आतंकवादी कर पा रहे हैं, अलगाववादी बेरोजगार हो गए, पत्थरबाजी को बेरोजगारी है जम्मू और कश्मीर में। 20% बेरोजगारी है। शर्म आनी चाहिए आपकी निकम्मी सरकार को। रोजगार समझती हैं आप मोहतरमा? जी, आप तो बहुत बेशर्म हैं। बोल दीजिए कि मोहम्मद आकिब, मैं चाहूंगी कि आप आए इस बहस में। निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रही है। लेकिन इसका ये कतई मायने नहीं है। ठीक है, आप कह रही हैं बेरोजगारी की दर 20% है, तमाम समस्याएं कश्मीर में, उसे भी आगे ठीक है केंद्र सरकार नोटिस कर रही होगी या फिर जो नीतियां हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ रही। इसका ये कतई मायने नहीं है कि निरर्थक बयान दिया जाए एक ऐसे नेता की तरफ से जो कांग्रेस उसका स्पष्टीकरण देना ठीक नहीं समझती। क्यों मोहम्मद आकिब साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? कम से कम विचारधारा तो क्लियर करिए ना। पाकिस्तान की हेडलाइंस बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। कश्मीर पहले नहीं, कोई नहीं करता है। पहले बात सुनिए। कश्मीर का मसला जो है ना वो कश्मीरी समझता है, क्योंकि हमने कल भी 5 भाई खोए, हम दर्द समझते हैं। कोई बाहर का बंदा अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहेगा वो चलेगा नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कश्मीरी। सेकंड, जो हमारे बीजेपी से ये ज्ञानी बाबा बैठे हैं ना, इनको बोलो कि इनके लीडरों ने संसद में बोला था कि डेवलपमेंट होगी, हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट होगी, एमएनसीज आएंगी। कहां है वो आपकी एमएनसीज? मुझे एक एमएनसी गिन के दे दो ना। हमेशा कश्मीरी को उंगली उठाई जाती है, कश्मीरी पे ये पथराव करते हैं, बंदूक उठाते हैं। लेकिन आप बोलो ना, खुदारा मेरे नौजवान के लिए आपने किया क्या पिछले? तो अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, नहीं मोहम्मद आकिब साहब, अगर जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए ना, एक सिंपल सा आंसर मैं चाहूंगी। मैं फिर बख्शी साहब को भी शामिल करूंगी डिबेट में, और याना मीर जी भी हमारे साथ हैं। कोई भी बोलेगा, लेकिन कश्मीर ठीक, आपकी बात मैं समझ गई कि आप कश्मीरी युवा की आवाज उठा रहे हैं कि तो क्या आपको ये दिक्कत है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है? क्या जो यूनियन टेरिटरी होती है वहां पर चांसेस नहीं होते? वहां पे यूथ डेवलप नहीं होता? वहां पर एमएनसीज काम नहीं करती? आप मौका तो दीजिए। आप ऐसे आप विरोध की आवाज अगर स्वर मुखर कर रहे हैं। कश्मीर की बात करो, आप जम्मू कश्मीर की बात करो, यहाँ के हालात एक और कश्मीरी एक्टिविस्ट मेरे साथ है, याना मीर जी हैं। चंडीगढ़ और पुडुचेरी से डिफरेंट है। ठीक है, याना मीर जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि कश्मीर में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, जैसा कि मोहम्मद आकिब साहब कह रहे हैं कि ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है, और इस बात पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं सोचा, केंद्र सरकार नहीं सोच रही है। दिक्कत आखिर है क्या? आप भी खुद कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वहां के हालात ज्यादा अच्छे से बयां कर पाएंगी। ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि जब हम एंटी नेशनलिज्म और नेशनलिज्म की बात करते हैं, ये सोशल इश्यूज पे उतर आते हैं। ये दोनों जो आप लेके आते हैं ना, इन दोनों चेहरों को बार बार सोशल इश्यूज पे, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जाके चेक कर सकते हैं कि अरे यार, हमें पहले सोशल इश्यूज देखो ना, कश्मीर में हालात क्या है। और फैशन शो करना नहीं है मोहतरमा। कश्मीर की यहाँ पे डिबेट हो रही थी दिग्विजय सिंह के बारे में, तो मैं उस विचार में कुछ कहना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह क्लब हाउस पे आए, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के बीच आए। ये हमें इस सबूत की जरूरत नहीं थी इनके एंटी नेशनलिज्म को प्रूव करने की। आप सोचिए, जब नेहरू जी ने खुद क्लॉज ये 19 को अमेंड किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 370 को लाया। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एंटी नेशनल है? उसको बैन करना
चाहिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 370 को लाया। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल एंटी नेशनल है आपके हिसाब से? प्लीज बोलने दीजिए यार, ऐसे डिबेट नहीं होता। मैं निकल जाऊंगी डिबेट से, आप मुझे बोलने दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपकी ऑब्सेशन साइड में रखिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रही हूं, उनको भी एंटी नेशनल बोलती है, बस इतना ही बता दीजिए। देने वाले कम्युनिकेशंस जो एंटी नेशनल बातें करती है उन्हें बैन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या करती है? फ्रंटियर, जंतर मुख और रेनेसांस जैसे पब्लिकेशंस को बैन करती है जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस के खिलाफ लिखती है। लेकिन अल सफा जैसी न्यूज़पेपर्स को कभी बैन नहीं किया जब कांग्रेस पावर में थी। नहीं, मैं इरफा जान जी, मैं आपको ये भी बताऊंगी, मैं आपको याना मीर जी और इरफा जान जी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अब तक कश्मीर के लिए कांग्रेस ने किया क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी मैं आपको बताऊंगी। याना मीर जी सुन लीजिए, मैं ये बताऊंगी कि कश्मीर के लिए अब तक कांग्रेस ने किया क्या है, क्या कुछ आरोप लगते आ रहे हैं, और जो आप कह रही हैं इरफा वो भी आप सुनिएगा। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि किस तरह से कश्मीर में ये अलगाव फैलाने की कोशिश कांग्रेस करती है, यूथ को भड़काने की कोशिश करती है। 2019 का मैं ट्वीट दिखाती हूं राहुल गांधी का। ऐसे नेता जो बार बार हर मुद्दे पर बोलते हैं, सरकार को घेरते हैं, लेकिन अभी जो उनके नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उस पर चुप हैं। 25 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया और उसके बाद 25 अगस्त को लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और नागरिक आजादी पर, ये इन्होंने राहुल गांधी ने लिखा है, अंकुश लगाए हुए 20 दिन हो गए हैं। ये राहुल गांधी लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर में लोगों पर कठोर बल प्रयोग किया जा रहा है और प्रशासनिक क्रूरता हो रही है। ये वही की वही भाषा, राहुल गांधी की वही भाषा पाकिस्तान ने कॉपी करके संयुक्त राष्ट्र में बोल दी, ताकि उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई। देखिए, राहुल का हाथ पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिख दी। उसके बाद राहुल के बयान को लेकर कोट अनकोट करते हुए चिट्ठी में राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में आजादी छीन ली गई लोगों से, ये बरगलाने की कोशिश हुई राहुल गांधी की तरफ से। कश्मीर में आम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जैसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया वैसा कॉपी पेस्ट करते हुए इमरान खान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को कह दिया। तो सवाल ये है अजय अरोरा, मैं चाहूंगी अजय अरोरा और जीडी बख्शी साहब आए स्क्रीन पर। सवाल ये है कि आप क्यों इस तरह से अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते क्या है? स्पष्टीकरण दे दीजिए। आप अगर पब्लिक डोमेन में जाकर इस प्लेटफॉर्म पर जहां पाकिस्तानी जर्नलिस्ट होते हैं वहां पर इतना बोल देते हैं कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, तो फिर बोलने का मादा रखिए ना, आकर स्पष्टीकरण दीजिए। निधि जी, आपने प्रश्न किया कि राहुल गांधी पे प्रश्न किया। राहुल गांधी ने जब ये 6 अगस्त को 15 अगस्त को जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को कैद किया, नज़रबंद किया, उस विषय में बोले, ना कि 370 के विषय में। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान की बात की, हेडलाइन की बात की। हेडलाइन बनी थी निधि जी, हेडलाइन बनी जब हेडलाइन बनी, जब प्रधानमंत्री, जो मैंने पहले भी बोला, जीडी बख्शी साहब को मालूम है, प्रधानमंत्री जी अपने मित्र के यहाँ गए थे बिना बुलाए और बिना प्रोटोकॉल के, बिना देश को बताए। तो क्या वो प्रेम था? क्या वो समर्पण था? क्या वो देश भावना थी? क्या देश प्रेम शुक्ला को भी स्क्रीन पे रखिए। क्या हेडिंग नहीं बननी चाहिए थी जी? चाहे पाकिस्तान ने मेन हेडिंग नहीं बनाई। निधि जी, पाकिस्तान ने जब भी मेन हेडिंग बनाई थी, उन्होंने कहा था कि हमारे पड़ोसी, तो आप पाकिस्तान के मतलब की बात करेंगे? प्रोटोकॉल पाकिस्तान में, आप अपने देश में रहकर पाकिस्तान के मतलब की बात करेंगे? आप जीडी बख्शी साहब, आप मैं चाहूंगी आप बोलिए। मैंने तो आपकी हेडिंग की बात की निधि जी नहीं, आप आपने पाकिस्तान की बोल रहे हैं मैंने उसका उत्तर दिया। यही मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराई और फिर एयर स्ट्राइक कराई। देखिए आप, ये जब वो गए नहीं गए का हुआ, प्लीज देखिए मैडम, या तो ये बोले या मतलब ये कोई इन्होंने बोल लिया, हमने सबने सुना बड़ी ही अदब से। अब ये भी उतना अदब दिखाए ना, क्रोध नहीं करना। नहीं, आप बीच में नहीं चिल्ला सकते, आप बीच में नहीं चिल्ला सकते। बख्शी चिल्ला नहीं रहा, आप सुनिए, जब आपने बोला हमने अदब से सुना, अब आपकी, तो फिर आप बीच में मत बोलिए, जब मैं खत्म कर लूं उसके बाद बोलिए।
क्योंकि ना आपकी सुनाई देगी ना मेरी। अजय अरोड़ा जी, एक मिनट बोल लेने दीजिए। प्रधानमंत्री ने बालाकोट के ऊपर, यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बालाकोट के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर के पार 80 किलोमीटर अंदर जाकर एयर स्ट्राइक करवाई, ठीक है। और उसके बाद से पाकिस्तान का कलेजा ठंडा पड़ गया है। कोई बड़ा आतंकवाद का वो वहां पे वारदात नहीं कर सका है। जहां तक रही 370 की बात, यहां गलत बयानबाजी हो रही थी। जो नेहरू थे उन्होंने शेख अब्दुल्ला को उस वक्त के लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास भेजा था कि 370 इंट्रोड्यूस करवाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। वो जब बात करी उन्होंने अंबेडकर साहब से, जो कि फ्रेमर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जरा सुन लीजिए कि भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला। उनसे अच्छा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कोई नहीं था। उन्होंने शेख अब्दुल्ला को कहा था, वो चाहते हो, तुम चाहते हो, शट अप, मत बीच में बोलिए भाई। आप कब तक बोल? हाँ तुम हो। मैं कह रहा हूँ तुम हो एंटी नेशनल। मैं कह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर का नाम सुनते आपको सांप क्यों सूंघ गया? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? मैं कह रहा हूँ भीमराव अंबेडकर, प्लीज फीडर डाउन करिए। ये केवल चीखे मार रही है बीच में, ये किसी और की सच को सुनवाना नहीं देना चाहती, आवाज को दबाना चाहती है चीखे मार के। प्लीज इनका फीडर डाउन करिए, ये गलत बात है। लेकिन इरफा, भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, क्या आप सपोर्ट करती हैं दिग्विजय सिंह के बयान को? मैं खत्म कर लूं क्योंकि इन लोगों ने चीखे मार के मुझे बोलने नहीं दिया है। एक मिनट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब, लास्ट इरफा, मैं आप चाहते हैं अपनी बात खत्म करने दीजिए, मैं आती हूँ आपके पास। टैक्सों से मैं आपके पास आती हूँ इरफा, अपनी बात बख्शी साहब को खत्म कर लेने दीजिए। भारत के लोग, थैंक यू, भारत के लोग तुम्हारे लिए सड़कें बनवाएं, पुल बनाएं, अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं, और जवाबदारी में उनको कोई हक ना हो वहां जाने का, सेटल होने का। ये गद्दारी है। और मैं देश का लॉ मिनिस्टर होते हुए ये कभी नहीं करूंगा। आप लद्दाख में उसके बाद ठीक, बख्शी साहब आपने अपनी बात रखी। वापस गए वहां पे नेहरू के पास, और नेहरू ने उनको भेजा शेषाद्री अय्यर के पास कि ये इससे बिल ड्राफ्ट करो। रिजर्वेशन दिया गया है इस बिल की, ये टेम्पररी प्रोविजन थी, ये टेम्पररी प्रोविजन थी जिसे 75 साल पहले लागू नहीं करना चाहिए था, और लागू हुई तो हटा देना चाहिए। बिल्कुल, एक बहुत सीधा सा सवाल है बख्शी साहब, आपने अपनी बात रखी। इरफा और मोहम्मद आकिब, मैं चाहूंगी आप रहे स्क्रीन पर और बख्शी साहब और प्रेम शुक्ला साहब रहे। बख्शी साहब, आपने अपनी बात रखी, बहुत बड़ी बात कही कि कैसे जो कश्मीर की बदहाली हुई उसमें हाथ का कितना बड़ा हाथ था, कांग्रेस का कितना बड़ा हाथ था। मैं वो भी पॉइंटर्स वाइज ग्राफिक्स भी बताऊंगी। लेकिन इरफा, एक छोटी सी बात है, क्या आप दिग्विजय सिंह के एक बयान का समर्थन करती हैं? क्या इस तरह बरगलाने की क्यों कोशिश करते हैं दिग्विजय सिंह? मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का समर्थन करती हूँ। मैं भारत के संविधान के सभी आर्टिकलों का समर्थन करती हूँ। अगर आप लोग पाकिस्तान के आर्टिकल, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही बख्शी साहब ने, मैं आपको याद दिला देती हूँ इरफा, और आकिब मैं आपको याद दिला, जब सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही बख्शी साहब ने, तब भी मैं आपको बताती हूँ उसके बाद भी कांग्रेस ने सबूत, ये सबूत गैंग में शामिल है, सबूत मांगे गए, हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठाए गए। क्या आपको ये जायज लगता है? ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि आना ही नहीं चाहिए। आप हमारे सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगी? बिल्कुल गलत। अगर पाकिस्तान को जवाब देना होगा तो इस तरह शौर्य पर सवाल उठाया जाएगा, सबूत मांगा जाएगा? बिल्कुल गलत। मैम, आपको मैं याद दिला देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सेनाओं की, उनकी सैक्रिफाइस को, उनकी शहादत को हर इलेक्शन में इस्तेमाल किया। वो इलेक्शन में जाते थे और वहां तक कहते थे देखो हमने इतने अपनी शहीद कर दिए। कल हमारे 5 सेना बल शुपियान में शहीद हो गए हैं। क्या आपको ये बात पता है? आकाश मेहरा को किसने मारा? रविंदर पंडिता को किसने मारा? अगर जम्मू और कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो चुका है जैसे लोग बोल रहे हैं, तो रोज रोज टेरर की घटनाएं कैसे हो रही हैं? क्यों सरेआम लोगों को झूठ बोल रहे हैं? याना मीर, एक्टिविस्ट को कौन मारता है? बीजेपी सरपंच को कौन मारता है वहाँ पे? जी, आपने तो कहा था 370
चाहिए ना, बीजेपी वाले जाके मारते हैं आकाश मेहरा को। टेररिज्म खत्म क्यों नहीं हुआ? इन्होंने अभी तो निधि जी ने आंकड़े दिखाए हैं, इन्होंने आंकड़े दिखाए ना जो आप लोग 70 साल में नहीं कर सके, आंकड़े तो निधि जी ने दिखाए हैं, तो हो रहे हैं। आप लोग 70 साल में काम के बजाय बढ़ाते जाते थे। अलसफा जैसे न्यूज़पेपर को आपने कभी ताला नहीं लगाया। माइनस हमारे देश का के रहते कौन सा एम्प्लॉयमेंट था? 370 था तब कौन सा एम्प्लॉयमेंट था? अभी हमारे फारूक अब्दुल्ला जी की तिजोरी में जाते थे या महबूबा मुफ्ती की तिजोरी में जाते थे सेंटर के पैसे? जब 370 तो ये तो बात कहीं से जायज नहीं है। इरफा, मैं चाहूंगी कि मोहम्मद आकिब भी रहे स्क्रीन पर, लेकिन इरफा मैं आपको एक छोटे से पॉइंटर्स बताने चाहती हूँ। मैं बड़ी बात बताने चाहती हूँ कि किस तरह कश्मीर की बदहाली में, क्योंकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं बचा है, तो 370 हटने के बाद कैसे कश्मीर का जो आवाम है वो देश की सरकार के साथ सामने आया। मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि कश्मीर की बदहाली के पीछे कैसे कांग्रेस का हाथ था। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाती हूँ। आप सभी मेहमानों से दरख्वास्त है कि आंकड़े को देखें। कश्मीर पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा, कश्मीर की बदहाली में देखिए कैसे हाथ सामने आया और अवैध कब्जा जमा लिया गया। 1989 में कांग्रेस पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा, ये पहली बड़ी बात। दूसरी बात, अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिला कि किस तरह से जो सरकारें थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल चुप बैठी रही केंद्र सरकार में और अलगाववाद आतंकवाद बढ़ता चला गया। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म ढाए गए। ये सब ये पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है। आतंकवाद को बढ़ने दिया गया। ये सब बातें 370 का समर्थन करती रहे। और इस पूरे मसले पर मोहम्मद आकिब, आपसे मैं सवाल करूंगी कि कैसे इस पूरे मामले पर कह सकते हैं दिग्विजय सिंह कि लोकतंत्र नहीं बचा है? आप खुद अभी कह रहे हैं, आपने खुद अभी जिक्र किया कि कश्मीर के लोगों को बोलने का मौका मिला है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सबको जेल में डाल दिया गया, लोकतंत्र नहीं बचा है, मानवता बची नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो जी मोहतरमा, मैं बोलूंगा, दिग्विजय सिंह जी इंदौर से ताल्लुक रखते, ठीक है। कश्मीर में क्या मसला है वो यहाँ के लोग जिनको मैंडेट देंगे, इलेक्टेड लोग हैं, वो बोलेंगे, ना कि एयर ड्रॉप लोग आएंगे। ये बीजेपी वाले बोलते हैं ना पिछले 70 साल से ये हुआ वो हुआ। उमर अब्दुल्ला को किसने एनडीए की गवर्नमेंट में एयर ड्रॉप करके लाया? लंदन से इन लोगों ने लाया ना, कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट का चार्ज इसने दिया ना, इन लोगों ने दिया ना। अब है कश्मीर की बात, ये बोलते हैं 370। मुझे वापस नहीं चाहिए, मेरे जैसे नौजवान को वापस नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज का जवाब तो दो, वो तो हिम्मत रखो कि पिछले 2 साल से हुआ क्या और आगे करना क्या है, वो बोलो हमको। हमें 300 प्रेम शुक्ला बताइए, लेकिन यार रोड में मैं चाहूंगी प्रेम शुक्ला जवाब दे। एमएनसीज कितनी आई है, सच तो बोलो, वो तो बोलो। मुझे 370 नहीं चाहिए, मैं खिलाफ हूं 370, लेकिन डेवलपमेंट तो बोलो, रोड मैप तो बोलो। हाँ नहीं, सुन लीजिए, बहुत अच्छा, वो बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है आपका। पहली बार आपने बहुत सकारात्मक बात की है। देखिए, अनुच्छेद 370 के संशोधन के बाद पहली बार कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बल देते हुए वहां पर स्थानीय निकाय के चुनाव हुए। आज तक वहां स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं होते थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स काम करना प्रारंभ कर चुकी। विकास के हजारों अरे बाबा, उनकी सुनता कौन है? आई एम माय सेल्फ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सुनता कौन है उनकी? उनको तो अभी तक ऑफिस नहीं दिए गए। हजारों युवकों को सरकारी नौकरियों में नौकरी मिली है। हजारों लोग बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? साहब आराम से सुन लीजिए। किसी को नौकरी नहीं मिली। अभी वो सत्यपाल जी की 70,000 नौकरियां नहीं आई। आप क्या नौकरियों की बात? जरा आतंकवाद को बोलो, किस डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी? आतंकवाद का फैक्ट्स गिनाओ, फैक्ट्स गिनाओ, कितनी नौकरियां मिली? पाकिस्तान परस्ती का दमन कर रहे हैं, तो वहाँ जम्मू एवं कश्मीर में सौहार्द संस्थापित होगा, विकास की गति भी तीव्र होगी। कोरोना के कारण जो है थोड़ा पिछले 1.5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है, झूठे दावे। इफ्रा, सवाल आपसे मैं करूंगी, ग्राउंड पे काम इफ्रा और याना मीर को रखिए स्क्रीन पर। लोकल गवर्नमेंट कुछ नहीं हुआ है जम्मू एवं कश्मीर में निश्चित तौर पर। इफ्रा, आप मुझे बताओ, बीजेपी के नेता ये लगातार कह रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं 370 की वजह से लगातार इनजस्टिस हो रहा था। आप इतने कॉलम लिख चुकी हैं इस पूरे मामले पर। गुज्जर्स, बकरवाला, पहाड़ी जो शरणार्थी हैं, उनके साथ लगातार इनजस्टिस हो रहा था। हम 370 को हटाया और इस वजह से यहाँ पर थोड़ी न्याय की प्रक्रिया में सुधार हुआ है।
आप ज्यादा आवाज अच्छे से बता पाएंगी, याना मीर उसके बाद बोलेंगे, बताइए। पहले तो अगर आप कोई भी जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी एम्प्लॉयमेंट का ऑर्डर देखेंगी, आप साफ साफ उसमें देखेंगी कि जम्मू और कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, हर अपनी जो सोसाइटी है उसके लिए रिजर्वेशन हुआ करता था, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी। सिर्फ एक चीज तो ये क्या बोल रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ एक परेशानी थी, जो शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से उनको डोमिसाइल नहीं मिला था, ये बात सच है, लेकिन ये 370 का कसूर नहीं था, ये 35A का कसूर था। इसीलिए अगर आपने 35A को हटा भी दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 370 को हटाने की क्या जरूरत थी, मुझे बता दीजिए कि 370 ने ऐसा क्या किया था। दूसरी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जी के ट्वीट को आप बार बार लाती हैं, आप ये क्यों नहीं कहती है जब राहुल गांधी जी ने ये ट्वीट किया था तब कश्मीर में 8000 लोग जेल में बंद थे, तो ऑब्वियसली कश्मीर का डेमोक्रेटिक प्रोसेस रुक गया था। तो तभी फायदा उठाया पाकिस्तान ने, इफ्रा, तभी फायदा उठाया कि पूरा कोर्ट लिख दिया राहुल गांधी को और संयुक्त राष्ट्र में शिकायत कर दी। ये तो वही बात हो गई कि आपका जो ऑपोजिशन है वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है और उसी को पाकिस्तान हेडलाइंस बना देता है। याना मीर जी बोलेंगे। बीजेपी की सरकार जितनी बेवकूफियां करती रहेगी उतना देश में और पूरी दुनिया में नहीं तो विचार ही क्यों करना, बरगलाना ही क्यों? अगर केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर तो उसके मुताबिक उसको फायदा मिलेगा, भरोसा करिए। फिर ये अलगाव फैलाने की क्यों कोशिश है क्लब हाउस डिबेट्स में? कोई अलगाव, और वो भी उसमें जहां पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने आप अपनी वजीयत करा रहे हैं। की बात करना अलगाववादी है, संविधान के आर्टिकल की बात करना अलगाववादी है। नहीं तो विचार ही क्यों करना? जब फैसला लिया तो ये तो गुप्कार गैंग भी यही कर रहा है, फिर तो आप खुलकर नहीं, ये तो गुप्कार गैंग भी कर रहा है, फिर तो खुलकर समर्थन कर दीजिए कि मैं गुप्कार गैंग के साथ हूँ। बीजेपी गैंग भी है, आप बीजेपी गैंग की हरकतों को क्यों नहीं देखते कि उन्होंने कैसे टेररिज्म को प्रमोट किया है? जो पुलवामा का अटैक हुआ, एनआईए बताएंगे ना, आप किसी को बोलना ही नहीं देती। पुलवामा के अटैक पे जिसने एक चीज का जवाब है मेरे पास, आदमी पुलवामा का बदला भी लिया गया और यही वो कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी। इफ्रा, यही वो कांग्रेस है जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी और सबूत मांगती थी, याद होगा आपको। पुलवामा में याना मीर बोलेंगे। पुलवामा में आरडीएक्स किसने पहुंचाया? बीजेपी के कार्यकर्ता ने। किसी को बोलने देती नहीं है ये। याना मीर जी बोलिए। फुटेज खाने के चक्कर में इफ्रा एक सेकंड, इफ्रा आपने अपनी बात रखी, याना आप बोलिए। इफ्रा मैं आऊंगी आपके पास, बोलिए अब। जी, इनका मैं पॉइंट टू पॉइंट, इन्होंने अच्छे सवाल उठाए तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहूंगी, आकिब रेंजू को भी बताना चाहूंगी। ये कह रहे हैं एक भी एमएनसी नहीं आया, आप मुझे बताइए आकिब रेंजू जैसे बाकी जो एसएमसी जो कॉर्पोरेटर्स हैं, ये सारे सेंटर के पास जाके भीख मांगते हैं, हमें सिक्योरिटी दे दो। जब वहां वाले ही डरते हैं बिना सिक्योरिटी के घूमने के, तो बाकी देश से एमएनसीज या दुनिया से एमएनसीज वहां इन्वेस्ट करने कहाँ से आएंगे जब उनको जान का खतरा है? दूसरी बात, उन्होंने कहा 370 के बाद वो तुम्हारी अभी दीदी जी ने ऑलरेडी आपको आंकड़े बता दिया, आपको नहीं अगर फॉलो करना नहीं बिलीव करना, लेकिन आंकड़े तो बताएंगे। अजय अरोरा, आप इनको प्लीज म्यूट कीजिए, ताकि कोई बात कर सके। आपने अपना पॉइंट रखा, उसी पर ही जवाब दे रही है याना। बात की है, आपने सवाल उठाया तो अब जवाब भी ले लेते हैं। याना अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं अजय अरोरा से सवाल करूंगी। तो 370 की जी 370 का इन्होंने बोला कि 370 ने ऐसा क्या कर दिया? 370 ने ये कर दिया कि 370 के आड़ में जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन पे ट्रांसपेरेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो ट्रांसपेरेंसी के बिना अपने अकाउंट्स दिखाए सेंटर के पैसे अपनी तिजोरी में भर सकते हैं। 370 ने ये किया। आकिब, तो आपको ये ठीक लगता है कि नहीं, आपको ये ठीक लगता है कि कांग्रेस सबूत मांगती है सर्जिकल स्ट्राइक पर? ये ठीक लगता है आपको ये ठीक लगता है कि क्लब हाउस डिबेट में अपनी वजीयत कराते हैं दिग्विजय सिंह? ये ठीक लगता है? मुझे क्या, कांग्रेस को अगर कश्मीर को किसी ने बर्बाद किया वो ये ठीक नहीं लगता। कांग्रेस ने बर्बाद किया। आप बोल रहे हैं ना ये बात कि बदहाली, कश्मीर की बदहाली के पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये जो मोहतरमा सिक्योरिटी की बात कर रही है ना, एक सेकंड, इसको बोलो सिक्योर अकाउंटेशन में रहती है, 50,000 उसके लिए हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है, ये क्या बोलेगी?
इसको बोलो रहती कहाँ है? तो ये तो वही बात हो गई कि बोल जो है वो दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, लेकिन शब्द वो पाकिस्तान के कर रहे हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।